और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू चीमा सर। तारड़ साहब, आज इमरान खान साहब का जो जुलूस और वो धरने निकले हुए थे, वो तो मैं भी इत्तेफाक से उसी इलाके में गया हुआ था। वो तो कोई भी नहीं, 2-3 हज़ार बंदा होता है और वो तो फ्लॉप हो गया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो आजकल ऑनलाइन ही तकरीरें कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो इंडिया की तरह होनी चाहिए। ये इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, फौज को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, या कि वो इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आप समझते हैं कि वो वाकई इंडिया से इम्प्रेस हो गए हैं और समझते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह आज़ाद होनी चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि हमारा और अमेरिका का जो ताल्लुक है वो मास्टर स्लेव किस्म का रिलेशनशिप है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की तरह की फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के साथ या यूरोपीय ममालिक के साथ रख सकता है? चीमा साहब, मेरे ख्याल में खान साहब ने अखबारें पढ़नी छोड़ दी हैं, मेरा ख्याल न्यूज देखनी छोड़ दी है उन्होंने बिल्कुल। और वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो है वो सिवाय पाकिस्तानी फौज को जलीलो ख्वार करने के अलावा उनकी उनकी कोई भी मेरा मकसद, कोई टारगेट नहीं इस वक्त। खान साहब से मेरा क्वेश्चन, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, खान साहब किसी के साथ मुखलस नहीं है। खान साहब भारत के साथ रिलेशनशिप क्या बनाएंगे, खान साहब का देख लें कि माजी के अंदर जो साथ उनके चला है, किस तरीके से उन्होंने उसको डिच किया है, उससे किस तरह दुश्मनी ली है उन्होंने। खान साहब की तो वो कहते हैं ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है, खान साहब इस किस्म के इंसान। अब उसमें मैं खान साहब को ये पूछना चाहूंगा, खान साहब आप किस तरीके से, किस मुंह से अपने आप को भारत के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप ना जमहूरी वैल्यूज पे बिलीव करते हैं, आपको वो चीज भारत से पसंद नहीं आती कि जहां वहां पे जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, किस तरह लीडरशिप पूरे, कभी आप तब देखा उनकी असेंबलियां टूट गई मुद्दत से पहले? कभी खान साहब आपने देखा उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है? खान साहब वो अमेरिका से जब असला लेते हैं तो कैश पर लेते हैं, रशिया से तेल लेते हैं तो कैश पे लेते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस में इस वक्त तकरीबन 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं उनकी। उनकी इकोनॉमी देखी है आपने, और यूके की इकोनॉमी को क्रॉस कर चुके हैं। हाँ, सब बांग्लादेश के साथ ही नजर दौड़ा लें आप कि आप बांग्लादेश के साथ किस रैंकिंग में खड़े हैं। आपको भारत की चीजें मर्जी की पसंद करके आप उनको कंपेयर कर लेते हैं। और खासकर आपका ये बयान तो बिल्कुल ही बेवकूफाना होगा कि अमेरिका के साथ हमारी मास्टर और स्लेव रिलेशनशिप है, तो खान साहब $25,000 महीने का क्यों खर्च कर रहे हैं अपने मास्टर के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए? किस ट्रक की बत्ती के पीछे लेकर आप कौम को फिर रहे हैं? कुछ ख्याल करें। आपका टोटल टारगेट है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, और सुबह उठ के कह देते हैं जो मर्जी आ जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आप बिल्कुल रात को उनके पांव में पड़ते हैं, सुबह उठ को गालियां देते हैं उनके। आरफ अलवी साहब जो है वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं। रोकड़ी साहब के साथ आपने जो अगले दिन सलूक किया है, खुरम रोकड़ी के साथ, आप यू हैव नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, पर बाय माय हम्बल रिक्वेस्ट, you are a cult and you are a group of money and power hungry group. उसकी वजह यह है कि आपको सूबा सरहद की असेंबलियां आपको पसंद हैं, सूबा पंजाब ठीक है, आजाद कश्मीर ठीक है, लेकिन जिस असेंबली में आपकी अपनी अक्सरियत नहीं है वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी। खान साहब, भारत में इस तरह नहीं होता। मैं पाकिस्तान बैशिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आप अपना होमवर्क करें पहले। दुनिया के सब साथ अगर कंपेयर करना है तो पहले अपना होमवर्क करें। और मैं बिल्कुल चीमा साहब आज ज्यादा 3-4 चीजें बताना चाहूंगा जो कि बिल्कुल, एक तो पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, क्रिकेट टीम भी आपकी हार गई। उसकी वजह यह थी कि शायद लोगों की तवज्जो हटती, लेकिन मेरा ख्याल है खुदा को ये मंजूर ही नहीं है। आप बड़ी बदनसीब हालात में चल रहे हैं। आपके हालात इतने खराब हैं कि यहां पे आग लगा रहा है एक पुराना वजीर आजम, और जो नया वजीर आजम है वो इजिप्ट से लंदन लंच करने के लिए लंदन चला जाता है। वहां पे एक दिन कहता है मुझे बुखार है, एक दिन मैं ज्यादा वहां रहना चाहता हूं। और उसके ऊपर देखें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं मेंशन करना चाहूंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो आर्टिकल लिखा है, आपके किसी इंसान के माथे पर बल नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल कौन पढ़ते हैं जरा, मैं ये बताना चाह रहा था।
वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल पढ़ते हैं जो लोग वॉल स्ट्रीट के साथ अटैच हैं। अब वो कौन है? वो हेज फंड मैनेजर हैं, वो यहां इन्वेस्टर हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज हैं, आईएमएफ के लोग वो पढ़ते हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग वो पढ़ते हैं। और उन्होंने क्या लिखा है उसमें? उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अदारा सिर्फ जो है, जो ऑर्गेनाइज्ड है और फंक्शनिंग है। और खान साहब ने उसकी तबाही फेर दी उस इदारे की। अब मैं 1 फुट आगे जाना चाहूंगा उस पर थोड़ा सा। वो वाहिद अदारा है जो आपके एटॉमिक एसेट्स की हिफाजत कर रहा है। तो आप देखें खान साहब पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी वफादारी कर रहे हैं, जरा देखें जरा। एक एक इंस्टीट्यूशन जो आपकी सलामती सिर्फ इस वक्त एटॉमिक एसेट्स की वजह से ही है, आपकी जो रिस्पेक्ट है। वरना तो आपके अंदर कुछ भी ऐसी काम, बल्कि जो फाउंडर था उसको भी आपने जलील करके मारा, जिसने आपको एटॉमिक पावर दिया था। हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उसके जनाजे में नहीं गए थे, वो अपनी किताबों में लिख गया कि मुझसे गलती हो गई। आपने उसको नाक रगड़वा के मारा उसको। आप ऐसी कहो। मैं चीखता रहा हूं कि मुझे यह बताएं दोबारा मुस्तकबिल में पाकिस्तान कौन जाके इस तरह का रिस्क लेगा जो आपने डॉक्टर कदीर खान के साथ किया। लेकिन उस एसेट जो आपके पास है, पता नहीं, मुझे तो ये भी डाउट अब पड़ता है कि यू डोंट बिहेव लाइक एटॉमिक पावर। मैटर फैक्ट, बिजली वहां नहीं है आपके पास जो एटॉमिक सारी दुनिया बना रही है। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस। तो उसमें ये वो अदारा है खान साहब जिसको आप तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। वो फ्लड में बचाता है, जल्जलों में बचाता है, और एटॉमिक एसिड को वो पकड़ कर बैठा है। और आपने उसको चारपाई के नीचे घुसा दिया, वो छुपते फिर रहे हैं। और इसकी मैं नहीं बात कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। और वो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल लोग जो पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, वो दे आर वेरी सीरियस पीपल। इसके आफ्टर मैथ आप देखेंगे जो एक तो मैं आपको बताना चाहूं, 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। पैरासिटामोल आपकी वहां मिल नहीं रही। तो आप इन सर्कमस्टांसेस में ना जो पिछला वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, ना जो सिटिंग वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, और जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा है वो चारपाई के नीचे घुस के आंखें बंद कर ली उसने। तो फिर आप देखिए इस कौम का क्या बनेगा। मायूसी, डेस्परेशन के अलावा मुझे कोई बता दें को, अगर मुझे मेरी ख्वाहिश है चीमा साहब मेरे साथ को बंदा डिबेट करके मुझे ये बताए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है। और ये खान साहब अगले दिन उन्होंने फरमाया, मुझे कहता है जी कोई मर्जी जज आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मेरिट पे आ जाए। खान साहब ने जब ये बात की, खुदा की कसम मुझे लगता है जिस किसी ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, और मुझे मेरी आंखों के सामने उस्मान बुजदार साहब, रोज आशक अवान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, चौहान साहब, मलक रियाज, फरा गोगी, गुजर बरादरी, ये सब के जब मेरे सामने चेहरे आए तो मैंने इस तरह लगा जिस तरह मैं, इट वाज अ शॉक, इट वाज अ शॉक। 3.5 साल का ख्वाब जो था वो मेरी नजरों में 10 सेकंड के अंदर गुजरा है। तो खान साहब का मेरिट मुझे फौरन वहां नजर आ गया। खान साहब ने कहा जी मैं मेरिट पे सारा कुछ कहते ना मुझे जज चाहिए, ना मुझे जर्नैल चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरिट चाहिए। तो खान साहब ये आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कुछ लोग हैं ऐसे भी पाकिस्तान में जो अभी तक नाक में रोटियां नहीं डालते, वो मुंह में ही डालते हैं। देखें आप इस पाकिस्तान की तबाही पे तुले हुए हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त मैं हमेशा 2 लफ्ज इस्तेमाल करता था, मैं बड़े दुख के साथ, कहतुर रजाल, जी। कहतुर रजाल। तो उसमें बस ये कहतुर रजाल ही नजर आ रहा है। 75 साल तक कोई, मेरा मकसद है आज तक हमें कोई मुखलस लीडरशिप नहीं मिल सकी, चाहे इन द फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स में तो कुछ नहीं। मैं यकीन करें इन सबको मैं जब देखता हूं तो मुझे अब आज परवेज मुशर्रफ बड़ा याद आता है। रिगार्डलेस व्हाट इट इज, ही वाज नॉट अ करप्ट पर्सन एंड ही वाज गुड फॉर पाकिस्तान। मुझसे जो मैं, हालांकि अब आई एम अ लॉ स्टूडेंट, मुझे डेमोक्रेसी के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
रिसेंट जो जितने से इन सब में से मुझे परवेज मुशर्रफ अच्छा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने सब ने मिलकर तबाही का बायस किया। वो आज भी दुबई में बैठा, बताएं उसके करप्शन की कुछ स्टोरी निकालें। मैं चैलेंज करता हूं, उसकी लड़की का नाम बता दें, उसके लड़के का नाम बता दें, किसी को नहीं पता। लेकिन देखें उसमें ये, मैं अफसोस के साथ ये चीमा साहब कह रहा हूं कि जो कुछ भी आज पाकिस्तान में हो रहा है, दुनिया, मैं जिस तरह आपको शायद अगले दिन भी अर्ज की थी, इस वक्त कल परसों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था गूगल की मोनोपोली के बारे में। भारत में डायलॉग शुरू हो चुका है, हाउ टू ब्रेक दैट मोनोपोली। भारत के अंदर गूगल को नया ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जा रहा है। लेकिन अफसोस कि आपकी डायरेक्शन क्या है, अमर बिन मारूफ, जिहाद की तैयारियां, और उसके बाद लोगों के साथ झूठ, सारा दिन झूठ बोलना। और ऑब्जेक्टिव क्या है? पावर एंड मनी, पावर एंड मनी। और एसेट्स क्या है मुल्क के? $7-8 बिलियन सारे। तो उसके बाद फिर आप खुद ही फैसला करें। और दूसरा चीमा साहब, आप तो कल, आप कह रहे थे कि मैं उस इलाके में था जहां में थे, जहां पे ये कल लॉन्ग मार्च था। मैं वहां पे अर्ज करता चलूं कि चीमा साहब, वहां पे लोग कम और पुलिस ज्यादा थी। इस वक्त तकरीबन जो है वो मेरे ख्याल में कुछ 2000 के करीब लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को हॉस्टेज बना के रखा। एब्सोल्युटली, मैं वो जो टेंट बाजियां होती रही हैं मोटरवे के ऊपर, और मुझे दुख हुआ इस बात का कि मोटरवे पुलिस के पास अरेस्ट करने की पावर्स ही नहीं। मोटर पुलिस के पास अगर कोई बंदा पकड़ लिया जाए, उसको रखने की कोई जगह नहीं है, उनके पास थाना ही कोई नहीं। और उस मोटरवे के ऊपर जो चाइना ने, जो कोरिया ने बनाई थी, उसके ऊपर इन्होंने बड़े बड़े कील ठोक के जब ऊपर लगाए, इन्होंने टेंट लगाए उसके, तो यकीन करें कल जावेद चौधरी साहब ने फरमाया था, उन्होंने कहा मैं मोटरवे से जब आने लगा इस्लामाबाद तो सिर्फ 15 लड़के थे जिन्होंने मोटरवे को ब्लॉक किया था, लेकिन उनके आसपास पुलिस खड़ी थी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। यस, कि अगर 15 बच्चे मोटरवे को, मेरा मकसद, और उसमें एक बच्चा जो जावेद चौधरी साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि एक लड़का मुझे डंडा लेके मारने के लिए भागा, उसकी उम्र 13 साल। हाँ साहब, मैं ये आपने जो इस मुल्क के साथ किया है, ये हिस्ट्री बताएगी और मुस्तकबिल इस मुल्क का बताएगा कि आपने इस मुल्क को तबाह किस तरह किया है। और यकीन करें, जब मैं एटमी एसेट्स की बात करता हूं तो मुझे वो कंपनी जो आपने हायर कर रखी है यहां पर अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी लॉबी के लिए, उनका पोर्टफोलियो पढ़ता हूं। दे आर एंटी एटॉमिक एसेट्स। उनका ऑब्जेक्टिव है दुनिया में एटॉमिक, आपके पाकिस्तान के एटमी एसेट्स को खत्म करना उनका ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे लगता है, वहां से डर लगता है कि शायद ये दिस इज व्हाट आवर डायरेक्शन इज ऑफ पाकिस्तान, टू सरेंडर द एटॉमिक एसेट्स। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और मजे की बात यह है कि जो आपने कहा कि वो जलसे जुलूस जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, मैं गुजरात में था तो वहां पे मुझे पीटीआई के लोगों ने बताया 3 से 4 हजार बंदा था। और काफ लीग वाले जो वहां पे चौधरी परवेज लाई हैं, उन्होंने भी अपने बंदे नहीं भेजे हुए थे, झंडे लहरा रहे थे, पुलिस ही पुलिस थी और इस तरह की चीजें। लेकिन तार साहब, एक बड़ा नुकसान जो हुआ है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे और पोस्टपोन ये कह रहे हैं कर है। लेकिन उसकी दो बड़ी वजूहात जो हैं, आपने भी एक उसमें चीज को डिस्कस किया है, आप अक्सर अपनी ट्वीट्स पे भी उसका जिक्र करते रहते हैं, आपने भी जिक्र किया। और जो बड़ी वजह वो ये की जा रही है कि सऊदी जो लीडरशिप है वो समझती है कि हमारे जो मेन इंटरलोक्यूटर्स हैं पाकिस्तान में, वो तो पाकिस्तान आर्मी है। और अगर मैं 22 या 21 नवंबर को पाकिस्तान आता हूं तो उसके 8 दिन बाद आर्मी चीफ बाजवा रिटायर होते हैं, और नया आर्मी चीफ, जारी बात है गवर्नमेंट अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाली क्योंकि 2 आर्मी चीफ एट सेम टाइम नहीं हो सकते। तो आप क्या समझते हैं कि ये कहा जा रहा है कि जब 2014 में इमरान खान ने धरने दिए, शी जिनपिंग आ रहे थे, वो कुछ साल लेट हो गया। अभी मोहम्मद बिन सलमान कुछ पैकेज लेके आ रहे थे, वो कुछ लेट हो गया। तो तार साहब, ये एक चीज डिस्कस करें कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट इतना बड़ा इशू है कि क्राउन प्रिंस और जो है सऊदी अरब के, वो भी पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे, और जो बिजनेस है वो भी पाकिस्तान नहीं आएगा। तो ये हमारा जो नेशनल पॉलिटिकल एक्यूमेन है, ये जो नेशनल कॉन्शियस है, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है कि हम अपने अपने पाँव पे कुल्हाड़े मारे जा रहे हैं, और हम इंटरनेशनल लीडरशिप जो पाकिस्तान आना चाह रही है हमारी मदद करने के लिए। सुनने में तो ये आ रहा था कि मोहम्मद बिन सलमान बेसिकली इस गवर्नमेंट को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने आ रहे हैं, और क्योंकि वो पिछले 2-3 साल पहले भी वो आ चुके हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये मोहम्मद बिन सलमान का जो विजिट है, क्या ये कितना को पाकिस्तान के इसको नुकसान हो सकता है, और
इसकी इमरान खान से कोई नाराजगियां भी हो सकती हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस हवाले से? देखिए, नाराजगी तो सबसे बड़ी बात है कि इमरान साहब के साथ जब इन्होंने घड़ियां बेच दी उनकी, जब उन्होंने बनवाई थी, तो इससे ज्यादा और नाराजगी क्या होगी। वो तो बाजवा साहब ने मिन्नतें तरले करके आपके रिलेशनशिप ठीक किए थे। और मैं ये बताना चाहूंगा नुकसान उसका क्या हुआ। नुकसान उसका ये है कि देखें, इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट तो अलग की बात है, लेकिन वो आ रहे थे इस्लामाबाद के अंदर एक हॉस्पिटल, सलमान हॉस्पिटल को $500 मिलियन दे के हॉस्पिटल बनाना चाहते थे। उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया क्या करेंगे। फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक सेंटर बनाना चाहते थे, 5 मिलियन उसका देना चाहते थे। वो $4.5 बिलियन का पैकेज देना चाहते थे आपको फ्लड और दूसरी चीजों के लिए। $10 बिलियन का एमओयू साइन करना चाहते थे ग्वादर के अंदर। लेकिन ये सब चीजें अब मैं देखना चाहता हूं वर्सेस, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आगे मैं बताना चाहता हूं, वर्सेस पाकिस्तान उनको दे कह सकता है सारा कुछ करने के, जीरो, नेगेटिव। आप सरवाइव करने, सांस लेने आपके लिए मुश्किल हो चुका है। आपने किसी को क्या देना है। अब ये किस रिटर्न में दे रहे हैं वो, आप उनकी हर चीज के साथ हाँ में हाँ मिलाते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल पर। वो बाइडेन को स्नब करें, आप उनका साथ देते हैं। खुशोगी के बारे में आप उनका साथ देते रहे हैं। हर चीज में चलते हैं क्योंकि वहां से डेफर्ड पेमेंट पर आप तेल लेते हैं। यू आर बेसिकली उनका बच्चा जमूरा है आप उनका। अब उसके साथ अब मैं ये बताना ये चाह रहा था, दूसरी सबसे बड़ी चीज दो आप देते हैं उनको साथ। एक तो चीप लेबर देते हैं आप। इस वक्त जो जितना पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी सबसे ज्यादा नंबर सऊदी अरेबिया में। और फिर वहां दूसरी बात ये होती है कि आपके साथ वो जो जानवरों वाला सलूक करते हैं, आप उसके ऊपर बात भी नहीं, आप सवाल भी नहीं उठाते। पाकिस्तानियों के साथ जो ह्यूमन राइट वायलेशन सऊदी अरेबिया में होती है, वहां पे मर्दों और खवातीन के साथ भी, आप उस पर उफ भी नहीं करते। तो वो उनको ये भी पसंद है। दूसरा, आप जब उनको जरूरत पड़ती है, आप यहां से फौरन पाकिस्तानी फौज भेजते हैं कि जाओ उनके जाके तो सफाइयां करके आओ। तो ये सारी चीजें वो आपको सिर्फ अपनी चीप लेबर और आर्मी को वो यूज करते हैं, सिर्फ उनके आपके साथ ये रिलेशनशिप है। तीसरा कोई एलिमेंट ही मौजूद नहीं। तो उसके लिए वो, और दूसरा आप जो पीछे पीछे इंटरनेशनल लेवल पर उनके चलते रहते हैं जहां वो जाते हैं, उसके रिवार्ड में वो $4.5 बिलियन मोहम्मद बिन सलमान के लिए देना कोई बड़ी बात है ही नहीं है। ये मोहम्मद बिन सलमान $4.5 बिलियन तो वीकेंड पे पार्टी शार्टी करते होंगे इतने पैसों से। तो वो आना चाह रहे थे, लेकिन बदनसीबी है कि वो नहीं आए यहाँ पे। दूसरा, जो मैं पहले सुन रहा था कि जब वो आना था, उन्होंने पहले भी रात नहीं रुकना था, उन्होंने पाकिस्तान में सिर्फ दिन में आ रहे थे कुछ घंटों के लिए। सुना था कि नए आर्मी चीफ को भी उनके साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ये भी पहले इनके अपने शेड्यूल का हिस्सा थे। लेकिन अब तो फिर वो आ ही नहीं रहे हैं यहाँ पे। लेकिन किसी के माथे पे कोई बल नहीं। देखिए, होता है ना, किसी ने कहा होगा जी मोहम्मद बिन सलमान नहीं आ रहे तो पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ है, या अब उन्होंने रीस्केड्यूल किया है, हम कोशिश कर रहे हैं ठीक करने के लिए। आप इस वक्त बिल्कुल, कल एक बड़ा मैं हैरान हूं इस बात पे कि इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया किस चीज को कवर कर रहा है। कभी आप नोट करें, आपने कभी सुनी है खबर कि सलाब जदगान का क्या हुआ है? वो जिंदा है कि मर गए हैं? वो 4 करोड़ बंदे जिंदा भी हैं, मर गए, कभी लौट के किसी ने देखा है उनके बारे में? शर्मिंदगी इस पे। कभी आपने देखा हो कि इन्होंने बताया हो कि हमारी इकोनॉमी के हालात क्या है? कभी इन्होंने कोई ऐसी कोई खबर दी हो? सारे का सारा मीडिया सारा दिन, जो कामरान खान साहब हैं वो कहते हैं जी खान साहब ने आज शलवार कमीज इस रंग की पहनी थी, वो चले थे तो वो भाई क्या बात है, जुल्फें उनकी इस तरह उड़ रही थी, खुशबुएं निकल रही थी, चांद निकल आया आसमान पर। उधर से और चांद। वो और आपकी बात काटने लगो तारड़ साहब, जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, वो अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। वो 3 इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए, एक्सपोज हो गए, सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे वहां पे। चीमा साहब, मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा। बदनसीबी इस मुल्क की, एक बदनसीबी उस DW वाली की जो उसने इनका इंटरव्यू ले लिया। क्या हुआ है, उसने आगे स्टेटमेंट दी है कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं रेप की और कत्ल की, DW वाली ने। यस। देखें दोबारा मेरा मकसद, देखें अब आइंदा फ्यूचर में आपके किसी लीडर की कोई इंटरव्यू भी नहीं लेगा भाई, तौबा कर गए हैं। अब तारड़ सिर्फ साहब, गालियां मुझे भी और आपको भी बहुत पड़ती हैं वैसे, पीटीआई वाले। मैं तो आज चीमा साहब देखें, अगर इन गालियों का सुन के माइंड करना हो तो फिर तो आप बोल ही नहीं सकते ना, फिर आप बुर्का पहन लें फिर आप। सही बात है।
फिर तो बुरका पा के तू बह जो मंजी थले वाड़ जो ना, फिर मैं तो आई डोंट बिलीव इन इट। मेरे यस। ख्याल में अगर आपके पास नॉलेज है एंड यू डोंट हैव गट्स टू एक्सप्रेस इट, दैट नॉलेज इज वर्थ नथिंग। यस। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरा, इफ यू हैव टू हैव एन ओपिनियन एज अ ह्यूमन, एज अ डिसेंट ह्यूमन, एंड इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट ओपिनियन, इट्स अ शेम ऑन यू मेरा फ्रेंड। उसकी वजह ये है कि एक देखिए, मेरी ओपिनियन कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये ठीक है। मैं दूध का धुला मैं भी नहीं हूं, मुझ में भी खामियां होंगी, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव इन और आई नीड टू एक्सप्रेस इट। अच्छा, लोग करते हैं, लोग फिर उसमें आपने इन्होंने, दिस इज व्हाट, देखिए इस वक्त पीटीआई डजंट एग्जिस्ट ऑन इन पाकिस्तान। पीटीआई एग्जिस्ट ऑन ट्विटर। इस ट्विटर की पार्टी है यस। इस वक्त। खान साहब जो देखें इन्होंने सिर्फ एक इंटरनेट पार्टी बनाई है और उसमें नून लीग भी फेल है, पीपल्स पार्टी फेल है। आपको हर जगह नजर इसलिए पीटीआई आती है, देख लिया आपने कि सड़कों पे कोई नहीं। और जिस तरीके से इनके जो लौंडे लपाड़े हैं वो जिस तरीके से फोटो बना के पेश करते हैं, देखें जी समंदर, लोगों ने सेल फोन ऑन कर लिए हैं, 15 लाख लोग खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन के सामने। वो खड़े सारे 25 पुलिस वाले होंगे, अद्धे ते एजेंसियां वाले ने चिट्टियां कपड़े च फिर रहे होंगे अंडर कवर। 15,000 पुलिस वाले जब असाइंड है इनके लिए, खान साहब के लिए, तो बंदा नाम गया 15,000 भी बंदा बड़ा होंगे सरकार, मैं तो कहना। और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੁਆਰੀਏ ਗੁੱਠ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। तो मैं हैरान हूं, पता नहीं क्या गलतफहमी है। हाँ, इस चीज में मास्टर है, एंटरटेनमेंट का बादशाह ये। इसके बाद खान साहब का अगला कैरियर स्टेज ड्रामे होंगे, उथे जोरबाजी होएगी ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਜਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੀ ਡਾਂਸ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ डांस। हाँ, युवतबाजी तो यही फ्यूचर, तो इनका यही है। क्योंकि इस वक्त जो इन्होंने वैर लगा लिया है कि या मैं नहीं या पाकिस्तान की फौज नहीं, आप खुद अंदाजा लगा लें कि फौज ने एग्जिस्ट करना है या इन्होंने एग्जिस्ट करना है, अफसोस के साथ। लेकिन एक बात यह है कि मुझे इन पे दुख नहीं, दुख है उन इनके बनाने वालों को, यस। जो चारपाई के नीचे घुस के आंखें उन्होंने बंद कर ली। वो कह रहे हैं कि जो जा रहे हैं वो बिल्कुल खामोशी दिखा रहे हैं और जो आएगा आइंदा वो टफ टाइम देगा। ये बात सही है तार साहब? मुझे नहीं लगता। उसकी वजह ये है चीमा साहब, क्योंकि वो इसके दुख की बात है ना, जो 25 करोड़, मैं बार बार आपको कहता हूं कि 25 करोड़ लोगों की आंखें और कान बंद हो चुके हैं। उस 25 करोड़ में आपके फौजी भाई भी तो शामिल, अद्धियां उन्हां ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੀਰੋ मुर्शद ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ उस्मान बुजदार है। यस। उनको भी उनको भी ना चौहान नजर आता है, ना फिरदौस आशिक अमान नजर आती है, ना उनको फरा गोगी नजर आती है, ना उनको अपना गुजर बरादरी नजर आती है। वो भी कहते हैं अमीरुल मोमिनीन नहीं है कि देखो क्या दुख है, दुख है इस बात का चीमा साहब। मैं सारी जिंदगी कोशिश करता रहूं ऑप्टिमिस्टिक रहूं, कोई ना कोई मैं अपने खुद ही एक्सक्यूज ढूंढ लेता था अपने आप को जवाब देने के लिए कि नहीं, ये एक फलां उम्मीद की किरण है शायद यहां से एंड ऑफ द, कहते देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मेरे ख्याल वो लाइट पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की टनल के लिए नहीं बनी। तो आप हिस्ट्री देख लें, 75 साल की देख लें, ना पीछे उस टनल को लाइट नजर आई है, ना बागे नजर आ रही। अब तो आपने आखिरी हरबा जो था, आखिरी इंस्टीट्यूशन जिसको आपने मलाइन किया है वो पाकिस्तान आर्मी। फिर मैं कई चीजों से एग्री करूंगा, उनके रोल से, उनकी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, लेकिन यकलख्त निकलना इस तरीके से और यकलख्त एक इंस्टीट्यूशन को घुटनों के बल कर देना डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। ये कि एक आपने एक काम 75 साल किया, बाबा कौम था अयूब खान। अब अयूब खान से लेकर आज तक जो उनका रोल है पाकिस्तान के अंदर, और यकलत कहें कि वो निकल जाए उसमें से, या यकलत कहें कि वो घुटनों के बल खत्म हो जाए, किस तरह पास है? स्लोली एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस स्लोली ग्रेजुअली करें ताकि कौम स्टेट ऑफ पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे। और आज पहुंच रहा है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन खान साहब को चाहिए कि खुदारा अपना कंपैरिजन भारत के साथ ना किया करें। ये आपके पाकिस्तान के लिए इंसल्टिव है, ये उनकी बेइज्जती है कि आप उनके साथ कंपेयर करते हैं। पहले अपना देखें, होमवर्क करें। आप कौम को सुबह दिखाते हैं अफगानिस्तान डायरेक्शन, शाम को कह देते हैं भारत जैसी पॉलिसी रखो।
आप अगर हिम्मत करें, मैं तो कहता हूं आप उस काबिल भी नहीं है, हिम्मत करें तो बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें अपने आप को। भारत तो बहुत आगे निकल चुका है, रीजनल पावर है उनका, वो उन्होंने जो जिस तरीके से निकल रहे हैं वो आगे, वो आप यू कैन नॉट टच इट नाउ। मेरा फिर आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना कंपैरिजन उनके साथ करना छोड़, इट विल बी गुड। आज तो उनको G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है तारड़ साहब। सर दूसरा, हमारी येलन जो है सेक्रेटरी कॉमर्स या अमेरिका में, उन्होंने कहा जी जितना मर्जी तेल लें रशिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। वो दे आर अ पावर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं एक वर्ड जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, नेशनलिज्म। खान साहब, नेशनलिज्म के बगैर यू कैन नॉट सर्वाइव। आप सोचा करें, जब पाकिस्तान के फायदे के लिए सोचें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और उनमें नेशनलिज्म अब कूट कूट के भरा है। आप जितनी भी मुखालफत कर लें, मैं खुद मोदी साहब की कई पॉलिसीज के साथ एग्री नहीं करता, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो अच्छे हैं, हिंदू हिंदू रिलीजन के लिए अच्छे हैं। हु आर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, दे आर हिंदूज। उनके लिए उन्होंने अच्छा किया, उनको उन्होंने राइज किया, उनको अपने कंट्री को उठाया। मैं उसको एडमायर करता हूं। अल्टीमेटली दे आर, ही इज सिंसियर फॉर हिज कॉज। और जो भी अपने काज के लिए सिंसियर होता है, ही डिजर्व रिस्पेक्ट। आप नहीं कर पाए तो फिर उसमें आप उनका कसूर तो नहीं। आप भी तो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के बिना पर आए थे पावर में, आपके ऊपर भी तजर्बा किया आर्मी ने, आप उस तजर्बे में फेल हुए, तो मोदी का क्या कसूर उसमें? हाँ, बात तो सही है, तजर्बा तो आप पे ही हुआ है, ये तजर्बे ही थे। हम ये 75 साल तजर्बे और हम समझते रहे हैं। पहले हमें ये था कि हमें एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो करप्ट ना हो, जो क्लीन आदमी हो। वो पता चला जब क्लीन आता है तो वो भी हाथ डाल लेता है। सो हमारी एस्टैब्लिशमेंट को पता। मैं थोड़ी सी रिमाइंड आपको बात कराना चाहूंगा, इनके अकवाले ज़रीन थे हमारे बाबा मैकियावेली साहब के। वो कहते थे ईमानदारी ऊपर से नीचे आएगी। और जब ईमानदारी साथ हमारी बाजी फरा गोगी आई ना घर के अंदर, ते घड़ियां विकियां दुबई जाके, मतरेया पुत्रा ने जिस टाइम घेरे पाए, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ISI ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਹਾउ डेयर ਤੂੰ। सुना वही आ रहे हैं, आर्मी चीफ भी वही आ रहे हैं। ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਨੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਨਾਦਰਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਐਜ਼ ਹਸਬੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? वो कह रहे हैं कोई ग्रेस पीरियड है वो पूरा कर ले, ये पता नहीं वो पूरा भी ना हो, तो ये ना हो बाद में फिर वो रेहाम खां से डरे होंगे ना कि मैं वही कह रहा हूँ ना, कौम को सिर्फ ये बता दें, सिर्फ किसी दिन स्पीकर पे खड़े होके कह दें कि इनको हर एक चीज का जो पता, सिर्फ ये बता दें कि जनरल आसम मुनीर के साथ इनका वैर क्या है, दुश्मनी क्या है उनके साथ, सिर्फ ये बता दें बस। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन ही नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर उसका जवाब सही तरीके से दे जाए, आई विल रेस्ट माय केस। यस, ऐसा ही है। वो जारी बात है, वो उसी के ऊपर तो इख्तिलाफ है। और लाइकली पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो आसम मुनीर साहब आते हैं, जिनकी बात चल रही है कि सीनियरिटी की बेस पे नवाज शरीफ साहब उनको लेके आ रहे हैं, मेरी तो ये तो एक सीमा साहब, उनका मैंने पोर्टफोलियो पढ़ा है। आसम मुनीर साहब हाफिज़े कुरान है, और मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है कि इस तरह का लीडर मिले पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को। पाकिस्तान का तो नहीं, पाकिस्तान का भी लीडर ही है, जब पाकिस्तान ये फौज का लीडर है। लेकिन ये कि जो उनका मैंने रैकेट पढ़ा है, उनकी परफॉर्मेंस, ही इज ए जेंटलमैन और हाफिज़े कुरान। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान फौज को इस तरह का एक लीडर मिले, मेरी दुआ है उनकी। बिल्कुल, लेट्स सी सर। ये एक बड़ी डेलिकेट मोमेंट है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकली पोलराइज्ड हैं और हर तरफ खसारा ही खसारा, फाइनेंशियली कर्ज़ों पे सारा मुल्क चल रहा है। अब तो हुकूमतों के कर्ज़े भी बड़े जो हैं वो लेकिन ज़्यादा हो गए हैं। कर्जे तो बहुत, लेकिन किसी के माथे पे बाली को नहीं। आप देख लेना, अमेरिका चीख रहा है, यूके चीख रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, आपके लोग चीख रहे हैं, कोई नहीं। आप तो, मैं हैरान हूं, इतना पैसा है आपके पास। आप यू आर रिचेस्ट देन द फर्स्ट वर्ल्ड, यूएस एंड यूके। कोई है जुलूस नहीं कर रहा। यहाँ पे 3 महीनों में 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं। रीजन क्या है? इन्फ्लेशन। कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पाकिस्तान को है किसी को परवाह कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है? 100 रुपए लीटर पेट्रोल तारड़ साहब बढ़ा था, एक बंदा सड़क पे नहीं आया था। आपके पास बहुत पैसा है। आप यू आर बेसिकली अ करप्ट नेशन ऑन द इन द वर्ल्ड।
आप लोगों ने घरों में डॉलर जो है ना वो 4-5 सरानों में डाल के रखे हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल ही शक है इस चीज का। सराहना के थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब। ये कहा जाता है कि जो ब्यूरोक्रेसी इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में है, इन्होंने वाकई घरों की जो तय खाने हैं उसमें पैसे रखे हुए हैं और उन्होंने इतना पैसा बना लिया हुआ। अब तो खैर वो नई टेक्नोलॉजी है, वो पैसे पकड़ते ही लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, टोरंटो में पैसे पकड़ते हैं, वो पाकिस्तान में पकड़ती नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जी कुछ कहने लगे थे आप? मैं कहने लगा था कि आपने देखे ना, आप कहते हैं पैसे पकड़ने की ऐसी ऐसी स्कीमें आपने इंट्रोड्यूस कराई हैं। यू आर अ फाउंडर ऑफ दिस थिंग। वो जो तोहफों वाला काम चला था कि दुबई में जाके इतने परसेंटेज कम करके वो पैसे लेके अकाउंट में जमा करा देते थे। कई बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उस पर रिसर्च कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि उसको पेटेंट करा लें उस फार्मूले को, ताकि उससे आमदन शुरू हो सके कि किस तरह पैसा किसी दूसरे मुल्क में अंगूठी लेकर तो बेचना किसी और जगह पे हो, और वो उससे डील होके इतने पैसे आप यू विल काट लेंगे और हमारे अकाउंट में पैसा जमा करा दे। इट्स अ वंडरफुल आइडिया। वॉल स्ट्रीट को चाहिए उस पर भी रिसर्च करें। बिल्कुल सही है, वॉल स्ट्रीट को पता लगेगा तो शायद वो ज़रूर करे। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू सर। बहुत शुक्रिया।